नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं गुजरात चुनाव की। गुजरात में पहले फेज के जो वोटिंग थी वो हो चुकी है। दूसरे फेज के लिए वोटिंग 5 तारीख को होनी है। जो पहले फेज में वोटिंग हुई है वो थोड़ी कम हुई है। ऐसे में ये किसके लिए फायदेमंद रहने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, इसका जिक्र आज हम करेंगे। इसके अलावा 5 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसके लिए क्या माहौल है, ग्राउंड जीरो से इनसाइड स्टोरी आज हम बताएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि ये जो फर्स्ट फेज में कम वोटिंग हुई है इसका क्या असर आप देख पा रहे हैं? हिमांशु, इस वक्त मैं वडोदरा में हूं और आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार कई शहरों में गुजरात के जाने का मौका मिल रहा है और सूरत में मैं कल था जहां पोलिंग हुई और आज मैं वडोदरा में ही हूं। इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े आए हैं चुनाव के, जो मतदान फर्स्ट फेज का हुआ है, और पाया ये गया है कि 2017 में जो पहले चरण का मतदान हुआ था वो करीब 66% का हुआ था और इस बार करीब 61% का, यानी कि 5% का अंतर कम मतदान हुआ है पिछली बार की तुलना में। और जाहिर है कि कम लोग बाहर निकले हैं वोट देने के लिए और किसके समर्थक कम निकले हैं, ये प्रश्न तो सामने आ गया है। और इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पिछली बार ओवरऑल मतदान जो था हिमांशु वो 69% था, 69%। तो इसका अर्थ ये भी है कि जो टोटल वोटिंग हुई थी वो तो बहुत ज्यादा हुई थी। तो इस बार क्या कम वोटिंग होने वाली है? और अगर कम वोटिंग होने वाली है तो फिर ये किसके लिए नुकसान का सौदा है, ये प्रश्न सबों के दिमाग में है। अब कल की बात आपको हम बताएं, जब सूरत में मैं पहले चरण की वोटिंग को कवर कर रहा था तो लोगों के पास जाकर उनसे बात करके और जो लाइन में लगे हुए लोग थे उनसे पूछ करके हम लोगों ने एक जो ओपिनियन बनाया उसमें ये तो अपने आप में तय था कि एक ही फैक्टर है गुजरात में, मोदी फैक्टर। और मोदी फैक्टर लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो घरों से निकले और जाकर के वोट करें। ये एक सच्चाई है गुजरात में, इसे आप दरकिनार नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि दूसरे मुद्दे नहीं है यहाँ पर, दूसरे फैक्टर्स नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल है। वो महंगाई, रोजगार और बाकी रोजमर्रा की जरूरतें, ये तमाम चीजें जो हैं वो मुद्दे के तौर पर गुजरात के समाज में भी मौजूद हैं। पर ये सब वोटिंग पैटर्न को डिटरमाइन नहीं करते हैं। यहाँ पर वोट या तो प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में या फिर उनके विरोध में है। तो कल हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जो मोदी समर्थक थे वो तो लाइनों में लग करके सुबह से आ रहे थे, वोट दे रहे थे। जो लोग विरोध में मोदी के वोट देने वाले थे वो चुप थे और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। तो क्या ऐसा है कि जो लोग चुप थे उनमें दो भाग हैं, एक वो जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं और एक वो जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। क्योंकि मत भूलिए कि मोदी विरोधी वोट जो है यहाँ पर वो दो भागों में बढ़ चुका है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के लिए उनके समर्थक पिछली दफा जबरदस्त तरीके से निकले थे, जिसका कि नतीजों में रिफ्लेक्शन में हमने देखा था। इस बार क्या कांग्रेस के समर्थक कम निकले हैं और कम वोटिंग से क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? संजीव जी, आप ग्राउंड जीरो पर हैं और ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। जो मुद्दे, बेसिक मुद्दे जो कांग्रेस उठाती है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उठा रहे हैं, वो मुद्दे क्या वहां पर हावी हैं या फिर ये सिर्फ मोदी का समर्थन या फिर मोदी का विरोध, सिर्फ इसी के इर्द गिर्द ये पूरा गुजरात का चुनाव घूम रहा है? देखिए, गुजरात में तो चुनाव सिर्फ मोदी के समर्थन और विरोध के आसपास है। चुनाव में मुद्दे बहुत होते हैं, लेकिन गुजरात की अस्मिता के साथ मोदी ने अपने व्यक्तित्व को जोड़ लिया है। और आप अगर मोदी का विरोध कर रहे हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। आप अगर मोदी का विरोध कर रहे हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हिंदुस्तान की प्रगति के खिलाफ हैं। तो इस तरह की एक
आप ये समझिए कि स्टीरियोटिपिकल इमेज बनाने की कोशिश है यहाँ जो लोग विरोध में खड़े हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तबका है जो मोदी विरोध में ही अपनी राजनीति को देखता है। वो जिस तरह से मुद्दों को उठाया जाना चाहिए शायद वो उन मुद्दों को उस तरह से नहीं उठाता है। नतीजा क्या होता है कि विपक्ष के लोग भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी पे हमला करते नजर आते हैं। आपने इसे मधुसूदन मिस्त्री के बयान में देखा था, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में देखा, और इन सब का फायदा मैं कहूंगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को होता है। और इस तरह का जो एक पैटर्न है कि नरेंद्र मोदी पर जो हमला होता है उसके बाद उनके वोट बढ़ जाते हैं, ये पैटर्न पहले के चुनाव में भी दिखा है। और वो जो मौत के सौदागर वाली लाइन है जो 2007 में बोली गई थी, कमोबेश वो लाइन चलती भी आ रही है। हर चुनाव में जो विपक्षी धारा है वो कुछ न कुछ ऐसा कह देता है, मौके दे देता है कि बाकी जो काम के मुद्दे हैं, जो आम जनता की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, वो गौण हो जाते हैं और वैसे मुद्दे सामने आ जाते हैं जो अस्मिता का सवाल, जो हिंदुत्व का सवाल, उन मुद्दों को वरीयता मिल जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि विपक्ष ने उस तरह के अपॉर्चुनिटी दिए हैं। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरी ये भी बात है हिमांशु की, देखिए नया जो प्लेयर आया आम आदमी पार्टी, और पहले से जो विरोधी भाजपा के कांग्रेस के रूप में और कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, तो उनकी कोशिशों को झटका लगा जब उन्हें लगा कि अरे ये तो गैर भाजपा मतों के ध्रुवीकरण का जो एक और ध्रुव बन गया, पोल बन गया। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस शिथिल भी हुई और इस कारण से कांग्रेस बहुत ज्यादा ग्राउंड पर एक्टिव तरीके से दिखाई पड़ रही हो, ये समझ नहीं आती है, ये दिखता नहीं है, ये एक हकीकत है। तो जाहिर है कि राह, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहां गुजरात में कम से कम आसान कर रहे हैं। संजीव जी, ग्राउंड पर क्या नजर आता है? कहा यह जा रहा है कि आरएसएस जो है उस तरह से काम नहीं कर रही है, बीजेपी से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरएसएस की नाराजगी है, या फिर जो भी और शाखाएं हैं जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी से, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेनिंग करती हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर रही। ग्राउंड पे क्या नजर आता है? देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी के बीच की जो भी कहानी हो, इसमें कितना हकीकत है, कितना फसाना है, ये आप इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जो जमीन पर दिखाई पड़ती है कि आरएसएस के संगठन को मोदी की जो अपनी इमेज है वो पार कर गई है यहाँ पर, और वो फर्क नहीं पड़ता है कि आरएसएस कितना साथ दे रहा है। देखिए, इस बात को महसूस कीजिए कि ये 27 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और उसमें 2002 में मोदी चले आए और उन्होंने 2013 तक जिस तरह से राजनीति यहाँ पर की, उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से सुदृढ़ कर दिया। अब उनके जाने के बाद उनका ध्यान गुजरात पर हट गया, ऐसा नहीं है। एक एक दिन यहाँ की गतिविधियों पर उनकी नजर होती है, उनके समर्थक कहते हैं। यहाँ जिससे भी बात कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, वो ये कहता है कि हमने मोदी को वोट किया। हम उसे बार बार कहते हैं कि साहब मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए, वो यहाँ थोड़ी ना मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बोले हमें तो मतलब ही नहीं है इस बात से कि वो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो तो उसी तरह से इस प्रदेश को देखते हैं जैसे वो पहले देखा करते थे। तो हमें क्या मतलब है, हम तो सिंबल देख के वोट करते हैं। तो कोई गैर मौजूदगी हो प्रधानमंत्री मोदी की, ऐसा नहीं है। वो यहाँ वर्तमान है और अपने दौर में उन्होंने आरएसएस या किसी दूसरे संगठन के पार जाकर के अपनी एक पहचान और अस्तित्व का निर्माण किया था। वो अस्तित्व उनको काम आ रहा है। गुजरात में कम से कम उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इसीलिए पहले, अच्छा, क्या संजीव जी, क्या इस बात में दम है कि उनका नाम ज्यादा आता था पार्टी विशेष का? जी संजीव जी, क्या इस बात में दम है कि पार्टी में ही एक टकराव की स्थिति है? क्योंकि हमने देखा 1 साल पहले पूरी सरकार बदल दी गई, तो जिन कैंडिडेट्स को नहीं रखा गया, जिनको हटाया गया, मुख्यमंत्री, जो डिप्टी सीएम है वो तक, तो इनको हटाना क्या ग्राउंड पे नजर आता है कि कुछ असर हुआ है? वो लोग नाराज हैं जिनको हटाया गया, वो लोग नाराज हैं जिनको इस बार फर्स्ट फेज में जो मतदान हुए उसके लिए उनको टिकट नहीं दिया गया। देखिए, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, तो उसमें बागी होकर के लड़ने की क्षमता
बहुत कम लोगों ने दिखाई। हम्म। ज्यादातर लोग खामोश रह गए और अंदर खाने वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ सिस्टम बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी में कि अंदर खाने कोई दूसरे राज्यों की तरह नहीं है कि आप कुछ अंदर खाने तोड़ फोड़ करें और जो ऑफिशियल उम्मीदवार है उसे वोट न लेने दें। इस बात की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। यहाँ चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना रखा है भाजपा में, तो या तो आप बागी हो जाए और उसके बाद फिर आप खड़े हो जाए। तो वैसा सिर्फ एक या दो इंस्टांसेस है जिसमें कि बागी हो गए लोग और खड़े हो गए हैं। जैसे कि यहाँ वडोदरा में एक वाघोडिया सीट है, उस पर मधु श्रीवास्तव 6 बार से विधायक और उनका टिकट कट गया, तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं, बागी हो गए हैं। लेकिन इस तरह का उदाहरण एकमात्र उदाहरण है। बाकी जितने भी टिकट काटी गई, 38 लोगों की टिकट काटी गई, उनमें कोई सामने से आकर कह रहा होगा जिन्हें मैं लड़ूंगा और मैं ऑफिशियल कैंडिडेट बीजेपी का हरा दूंगा उसे, ऐसा कहने वाले बहुत कम है। जिन जिन का भी टिकट काटा गया, घूम घूम करके उन्हें मनाया गया और बता दिया गया कि आपको नहीं लड़ना है, आपके बारे में हम सोचेंगे, और ज्यादातर लोग शांत हो गए। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उनका टिकट कट गया और वो चुप है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो मंत्री रहे हैं उनके टिकट कट गए हैं, जो विधायक रहे उनके टिकट कट गए। तो ऐसे में वो सब अगर खामोश हैं तो उनके अंदर कोई बात है या पार्टी में डाइसेंशन है या टूट हो गई इस वजह से, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी कड़ी नजर है हम पर, और अगर हमने कुछ और इधर उधर किया तो उसका खामियाजा सियासी तौर पर और अदरवाइज भुगतना पड़ सकता है। तो सब खामोश है यहाँ पर, और किसी को भी कोई पार्टी के भीतर गड़बड़ी करने का बहुत ज्यादा यहाँ पर गुंजाइश मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ता है। संजीव जी, आंकड़े ये बता रहे हैं, जो चुनाव आयोग के आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें कम वोटिंग हुई है, लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र हैं जिनको कहा जाता है, वहाँ पर आदिवासी समाज है या फिर जो अन्य तबके के लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं वो रहते हैं, वहाँ पर वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो कुल मिलाकर इसका फ़ायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि टारगेटेड जो ऑडियंस थी उनकी वो वही थी? आम आदमी पार्टी को देखिए, ये जरूर है कि उसे अपनी जमीन तैयार करने का अवसर इस चुनाव ने दिया है। कांग्रेस की शिथिलता गैर भाजपा वोटों में एक अट्रैक्शन आम आदमी पार्टी के प्रति पैदा करती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का उस तरह से प्रचार नहीं करना जिस तरह से पिछली दफा किया गया था, और उस तरह से सामने आकर के ये कहना कि हम ही हैं जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, ये लोगों को खली है। गैर भाजपा वोट यहाँ पर एक बड़ी संख्या में है, जो कि कभी भी अपने आप को सीटों के क्रम में प्रदर्शित करने में पीछे नहीं हटे। देखिए, इस बात को महसूस कीजिए हिमांशु, के जो बेस्ट रिकॉर्ड रहा 182 में 127 सीट, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी 2002 में ये आंकड़ा प्राप्त हुआ था। उसके बाद वो आंकड़ा घटा, 2007 आते आते वो 117 सीटें हो गई, और 2012 में वो सीट घटकर 115 हुई, और फिर आपको याद ही है 2017 में तो वो सीट घटकर 99 हो गई। तो इस तरह से सीट घटी और विपक्ष की सीटें बढ़ी। तो यानी कि विपक्ष के वोट तो है यहाँ पर उन वोट्स को कन्वर्ट करना सीट में ये एक चुनौती है। पिछली बार उस चुनौती को कांग्रेस ने पकड़ा जबरदस्त तरीके से। अब इस बार तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने दस्तक दिया, आम आदमी पार्टी की जमीन तैयार हुई, पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो वोट डिवाइड होंगे, तो इस बार कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर ये वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो गैर भाजपा वोट है डिवाइड होते हैं, तो वो मार्ग प्रशस्त करेंगे उनकी बड़ी जीत के। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वोट विरोध में पड़ेगा, लेकिन कुछ कांग्रेस में पड़ जाएगा, कुछ भी और कुछ आम आदमी पार्टी में पड़ जाएगा, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो आम आदमी पार्टी की जमीन तो बनेगी, और ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस शिथिल रही तो फिर उसके बाद प्रमुख विपक्ष वो हो जाएंगे, जैसे कि वो सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो हो गए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा ही होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की एंट्री इस बार कम से कम बीजेपी को मदद कर रही है। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और पहले फेज में क्या तस्वीर रही है ये बताने के लिए। हम आपसे जुड़े रहेंगे और इनसाइड स्टोरी में
ये जानते रहेंगे कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं तो हमें बेहतर बता पाएंगे कि क्या चल रहा है वहां पर। सेकंड फेज 5 तारीख को होना है। इस मंच से मैं कहूंगा कि जो भी मतदाता हैं वो वोट करने के लिए ज़रूर बाहर निकलें और वोटिंग दें। उन्हें जो भी पसंद है उसको वो वोट देकर आएँ। फिलहाल के लिए इनसाइड स्टोरी में इतना ही। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि इस बार गुजरात कौन जीत रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।